विकास है। आज की क्लास में हम एमपीटेड वर्ग 3 बाल विकास की पहली क्लास करेंगे। बाल विकास की अवधारणाएं और इसका अधिगम में संबंध, अवस्थाएं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये रिवीजन हमारा क्लासेज चल रही है एमपीटेड वर्ग 3 के लिए, पूरा A to Z रिवीजन करने वाले हैं। A to Z क्लासेज प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ संभावित प्रश्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और सभी को अंत में कमेंट करना है, फीडबैक करना है कि इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक से पता होगा 1 से 2 नंबर का पूछा ही जाता है। बाल विकास की अवधारणाएं और इसका अधिगम में संबंध, अवस्थाएं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आइए जानते हैं पिछले ईयर्स में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार क्या क्या पूछा जा सकता है। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को इनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है कि बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों में कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ये एमपीटेड 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है, सभी लोग बताइए। सत्य कथन किसमें दिया गया है कि बच्चे क्या होते हैं, अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको लगता है डाउट है, बेफिक्र होकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंध किससे है। यह आपके 2022 में आया हुआ प्रश्न है, एमपीटेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सभी लोग बताइएगा। ये विचार अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का, एकीकरण का, अंतःक्रिया का। ये चारों सिद्धांत को पता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का तात्पर्य ही होता है कि निरंतरता का सिद्धांत। तो प्रश्न पर ही उत्तर लिखा गया है, केवल हमें समझना और फीडबैक करना है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल और सरल साधारण प्रश्न पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव का विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो मानव विकास किस पर निर्भर करता है, आप सभी लोग जानते हैं किस पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। वृद्धि के साथ साथ वातावरण और परिपक्वता, तीन चीज़ें जब पॉजिटिव दे दी जाए एक साथ में, तो आप सभी लोग समझ जाइएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए, नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग कमेंट करते रहना जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप बाकी सारा डिटेल्स, क्या आपको टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको टीम हमारी फॉरवर्ड कर देगी। अगला प्रश्न है, यह नोट्स जो है आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देगी और पक्की कर देगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता क्या नहीं होती है। तो आपको ये जानना होगा कि वो जो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो उनकी विशेषताएं क्या होती, कार्यों को शीघ्रता से करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, सफलता को अनुभव करने का चाह रखते हैं, लेकिन डेटिंग करना ये नहीं करते। उच्च प्राथमिक स्तर बालक की विशेषता नहीं कि वो क्या करें, डेटिंग करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से हमें प्रश्न को देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव यानी सकारात्मक नकारात्मक रूप, दोनों रूपों में देखना है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी आपका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष, 12 से 15, 18 से 21 या 21 से 24 वर्ष होता है। तो मेरे प्यारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, कि बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। पूर्व बाल्यावस्था होती है, वह होता है 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था कहते हैं, नो डाउट। और आपको पता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे टॉपिक को हमें कवर करना है। आइए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बालक की बुद्धि का तीव्रतम विकास किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सभी बताइए जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो बालक की बुद्धि का तीव्रता का विकास किस अवस्था में होता है, और बालक की बुद्धि का तीव्रता से विकास करना है।
टी विकास का तात्पर्य होता है सहसावस्था। सही है कि नहीं है? अगर आपको लगे कि सर किसी भी प्रश्न पर हमें डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। बालक की बुद्धि का तीव्रतम विकास किस अवस्था में होता है? ये प्रश्न सीटीईटी में आया हुआ प्रश्न है, ये नहीं कि आपका आया नहीं है, सीटीईटी में आया हुआ है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था या सहसावस्था कहलाती है, यानी 6 वर्ष तक ही होती है, 2 से 6 या 5 से 6 वर्ष माना जाता है। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हुई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक का अधिगम किस पर निर्भर करता है? अनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षक की शिक्षण शैली या उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी, आप सभी लोग जानते हैं कि बालक के अधिगम किस स्तर पर जो है निर्भर करता है, तो वह करता है अनुवांशिकता पर भी, वातावरण पर भी और शिक्षक की शैली पर भी, तीनों पर करता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा, क्योंकि अनुवांशिकता पर भी निर्भर करेगा बालक का अधिगम यानी सीखने का बाद, जहाँ बच्चा रह रहा है इन्वायरमेंट भी पड़ता है, और शिक्षक की शिक्षण की शैली है यानी शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं शैली पर भी करता है। तो ये सारे आपके इम्पैक्टफुल पड़ते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है? ये एमपी टेट 2011 में भी आया हुआ प्रश्न है, हरियाणा टीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। विकास की ऐसी अवस्था जो तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है, तो वह कहलाती है किशोरावस्था, 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, काफ़ी सेंसिटिव अवस्था कहलाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ये बिहार टीटी 2013 में आया प्रश्न है कि बालक का जो सामाजिक विकास होता है वह किससे प्रभावित होता है? तो बालक का जो सामाजिक विकास होगा सभी लोग जानते हैं किससे होता है, विद्यालय से भी होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति से भी होता है, परिवार से भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जो बच्चे बालक बालिका शारीरिक और मानसिक रूप से जो है परिपक्व होते हैं या परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ये बिहार टीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो उनको हम क्या कहते हैं? किशोर। यानी शारीरिक मानसिक परिपक्वता प्राप्त किस पर कर लेते हैं? किशोरावस्था में बच्चे प्राप्त कर लेते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी कहलाती है? ये भी बिहार टीटी 2013 में आया है। तो बालक की प्रथम पाठशाला सभी लोग जानते हैं, परिवार, फैमिली, वो सबसे प्रथम होता है। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? अभिसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण या अपसारी या बहुभुज चिंतन के नाम से जानी जाती है। और अभिसारी अपसारी एक ऐसी चिंतन है जहाँ से एक प्रश्न जरूर इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो सृजनात्मक जो होता है कहीं ना कहीं मुख्य रूप से वह अपसारी या बहुभुज चिंतन से संबंधित हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मक होगा, क्रिएटिविटी करेगा, तो अपसारी चिंतन इज राइट आंसर हो जाएगा। सृजनशील के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। अगर सृजनशील को पोषण करना है एक अध्यापक के रूप में, आप अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से रख सकते हैं? शिक्षक शिक्षिका के रूप में आप अपने विद्यार्थी बालक बालिका को किस प्रकार से रखेंगे? तो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात दी गई है, लक्ष्य केंद्रित, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर है कि उत्सुकता परीक्षण इनमें से किसका घटक कहलाता है? जब भी उत्सुकता परीक्षण की बात की जाती है आपके माइंड मेमोरी में एक चीज़ जरूर याद आता है, और वह क्या जाता है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। यूपी टेट 2016 में आया है। विषय केंद्रित, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? सबसे बड़ा योगदान किसका होता है साथियों? वह होता है बाल केंद्रित शिक्षा का। ये मिडिल स्कूल टीचर एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न था 2019 में कि शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे विद्यार्थियों को बेहतर मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों को अनुशासित करें, विद्यार्थियों को बेहतर समझे या पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाए। तो आप सभी लोग ज्ञानेश्वर व्याख्याता लोग हैं कि जो शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है। क्या सक्षम बनाता है?
कि विद्यार्थी को बेहतर समझे। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एम्पीटेड वर्ग 2019 में आया है कि बाल विकास से तात्पर्य और परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच में होता है। अर्थात बाल विकास से क्या तात्पर्य है? बाल विकास से तात्पर्य है कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से है जो जन्म किशोरावस्था के अंत के बीच होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी MSTT 2000 यानी MP मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी वर्ग 2019 में आया है कि बाल विकास किससे संबंधित होता है? बाल विकास निम्न से संबंधित है। केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक। केवल नेगेटिव शब्द होता है तो दोनों हो ही नहीं सकते हैं। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल होगा। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। परिभाषा किसने दी है? ये 2022 में MPTT में आया है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा क्रो एवं क्रो के द्वारा की गई, क्योंकि शताब्दी यहाँ पे 2 बार आई है, इसलिए क्रो एवं क्रो ये हमें दिमाग में बैठा लेना है, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। फिर अगला है पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? यूपीटेट 13 में आया है। जीवन शैली, समस्या, वास्तविकता या संप्रत्यय। तो जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी होते हैं वह अपने किस पे होंगे? समस्या के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति होते हैं? समस्या के प्रति जो है वो कठोर होते हैं। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न CGTT यानी छत्तीसगढ़ TT में आया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? स्मृति, स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा या समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायुमंडल। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था। तो सभी लोग जानते हैं जब भी तनाव और क्रोध की बात की जाती है हमारे दिमाग में एक जरूर आता है किशोरावस्था, अर्थात 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास और वृद्धि से रिलेटेड 1-2 प्रश्न आता ही आता है। एक तो पक्का आएगा। इनसे क्या है, एक दूसरे को पक्षपात करके पूछा जाएगा, एक दूसरे को सामने रखकर पूछा जाएगा कि कौन ज़्यादा है, कौन चीज़ें सही है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं, आप लोग विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? वह विकास में अगर वृद्धि हो रही अर्थात वजन में वृद्धि हो रही। अगर मान लीजिए वृद्धि आकार, सोच समझ के कौशल में हो रही तो वह फिर विकास कहला जाएगा। लेकिन विकास में अगर वृद्धि भर पूछा जाए तो वह वजन में वृद्धि इज द राइट आंसर हो जाए। बाल्यावस्था अवस्था होती है 21 वर्ष तक, 5, 12 इनमें से। देखिए बाल्यावस्था जो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है A to Z आपका सही हो जाएगा। फिर अगला है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? यानी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था विशेषता तो है ही है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इनसे भी पूछा जा सकता है। तो पूर्व बाल्यावस्था अर्थात 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था में क्या विशेषता नहीं होगी, ये हमें दिमाग में बैठा लेना है। समझिए अपने आप को क्या क्या विशेषता नहीं हो सकती। देखिए खेलने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की आवश्यकता होती है, लेकिन दल समूह में रहने की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था में ज़्यादातर होती है। दल समूह में बच्चा कब रहता है? उत्तर बाल्यावस्था में रहता है। ठीक है, नो डाउट। किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट हो तो आप लोग बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला विकास का अर्थ क्या होता है? जी हाँ साथियों, विकास का अर्थ पूछा जा रहा है और विकास का अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के अनुरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ही हम विकास कहते हैं। अगर आपके अंदर परिपक्वता आ जाए, बालक के अंदर अनुभव के अनुरूप अगर उसमें परिवर्तन कुछ आ रहा है, उस परिवर्तन की श्रृंखला है तो उसको हम विकास कहेंगे। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? तो मेरे प्यार में तो आप सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है।
हो सकता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। बिल्कुल सही। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बी और डी ऑप्शन तो सही दिया गया। विकास के समय दोनों सत्य दिए गए। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विकास उकसाने बढ़ावा देने से विकास नहीं होगा। ठीक है। कई बार होता है एग्जाम में ऐसे प्रश्न, आपके डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? जो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपने पढ़ा ही ना होगा। अब सोचिए, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, उन प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में आ जाते हैं, तब हमारी माइंड की मेमोरी पर जोर देना पड़ता है। हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी होती हैं, उसके अनुरूप जो हमें उसका आंसर देखना पड़ता है। मान लीजिए यही प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गया होता, तो आप लोग कौन सा करते? कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये कथन सत्य नहीं दिया गया। क्योंकि बाल विकास के सिद्धांतों के अनुरूप विकास को उचित प्रेरणा, उकसाने, प्रोत्साहन और सही वातावरण देकर बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए प्रश्न के अनुसार यही हमारा सही उत्तर होगा। फिर है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं को सही कूट का चयन करना है। अब सही कूट का हमें चयन करना है, और सही कूट का चयन करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिक के अंतर्गत आने वाले नैतिक अवस्था कौन सी होती है? जो परंपरागत के अंतर्गत आती है। तो परंपरागत के अंतर्गत कौन आती है? नीचे ऑप्शंस दिए गए। तो वह आता है अच्छे अंतः व्यक्तित्व का संबंध, केवल थर्ड। ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अब हमें अधिगमकर्ता के विकास के संबंध में देखना है। तो अधिगमकर्ता विकास के संबंध में कि विकास जो होता है अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही दिया गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा विकल्प ये चयन करना है। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए प्रश्न को पहले पूरा पढ़ लिया करिए। जब प्रश्न को पूरा पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ विकास क्या होता है? पूर्वानुमानित जो दिया गया है, और विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। ये एमपीटेड वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ये वे प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न आपके एमपीटेड टीटी एग्जाम में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम के दृष्टि से। तो कौन सा है? विकास पूर्वानुमेय होता है और विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। फर्स्ट और फोर्थ वाला होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनमें से दुनिया उनकी संस्कृति की व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत का होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, आपको हवा भी नहीं लगेगी, वही ऐसा प्रश्न। अनौपचारिकता की बात की गई, अनौपचारिक वार्तालाप, अनौपचारिक स्कूलिंग की बात की गई, अर्थात लेव वाइगोस्की। क्यों होगा? क्योंकि बालकों को उन तरीकों को पहुंचाना जिसके दुनिया में अपनी संस्कृति की व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है, यह आधारभूत अवधारणा विकासात्मक सिद्धांत पूछा गया है। अब सोचिए, ये प्रश्न आएंगे तो कैसे लेवल हाई होने वाला है, इसलिए कहते हैं अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लेव वाइगोस्की इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर देना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त अर्थात समय व्यतीत करता है, जिससे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय, पड़ोस, उसको हम क्या कहेंगे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सूक्ष्म तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म तंत्र इज द राइट आंसर हो जाए। देखते हैं अगला प्रश्न है कि बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रम से बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है प्रतिबिंबित होगा?
कि बालक का विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये हमारा होगा विकास समान से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा अर्थात सिर से पैर की ओर को हम अनुदैर्ध्य दिशा बोलते हैं, इसका अनुसरण करता है। तो विकास का सिद्धांत कौन होगा? तो सिर से पैर की ओर करे अनुदैर्ध्य दिशा की ओर विकास हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मस्तिष्क अधोमुखी अर्जिशम सिफेलोकाउडल का सिद्धांत कहते हैं। अगला है कि स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को हम क्या कहते हैं? जो स्वयं की भावनाएं होती हैं या संवेगों को नियंत्रित करते हैं, उससे संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? उससे संबंधित बुद्धि को हम कहते हैं अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, क्योंकि स्वयं की भावना की बात होती है। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य किसके है? वंशानुगत कारकों की, पर्यावरणीय कारकों की, बौद्धिक कारकों के या सामाजिक कारकों के तुल्य है? किसके तुल्य है? सभी लोग बताइए। आरवी कैटल की जो तरल बुद्धि है वह किसके तुल्य है? तो वह आपके वंशानुगत कारकों के तुल्य है। पहला ऑप्शन सही होगा। तो अभी हमने इस टॉपिक से आपका जो पहला टॉपिक था, इससे हम 35 MCQs हमने क्वेश्चंस किया, जो कि रिवीजन हमारी क्लास चल रही है। तो रिवीजन क्लास को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। सारे क्लासेज हमने स्टार्ट कर दिया, सारे सब्जेक्ट के क्लासेज होने वाली हैं, फुल रिवीजन होगा और नोट्स प्राप्त करिए, प्रिपरेशन को मजबूत करिए और 101% टीटी एग्जाम को फतेह करिए। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन पे, अगली क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।